दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेटिव इंस्टीट्यूट में। और आज की इस वीडियो सीरीज पे हम पढ़ने वाले हैं प्रकरण 4 सेक्शन 4 आपका जो है, और इस पे है कि पत्र डाक की विभिन्न विशेष सेवाओं से संबंधित शर्तें जो हैं, ठीक है। और हमारा एक क्लॉज है जो पहली वीडियो का पार्ट है तो 57 से 75 तक चलेगा, और इसके आगे की दूसरी पार्ट की वीडियो जल्दी आज ही अपलोड कर दी जाएगी। तो चलिए फिर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे शुरू में आपका 57 से 60 तक में दिया गया है हवाई डाक, एयर मेल। तो सबसे पहले हम इन सारे चीज़ों के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सबसे पहले इसके सामान्य नियम के बारे में दिया जाता है, जनरल जो होता है। तो चलिए यहाँ पास 57 में कुछ कंडीशंस होती हैं, इसे हम 2-4 लाइन पढ़ लेते हैं। परिस्थिति में दिए गए कुछ देशों को छोड़कर, यहाँ पास दिया गया बहुत सारे देशों के नाम दिए गए हैं, को छोड़कर अन्य देशों में अंतर्राष्ट्रीय डाक पर अतिरिक्त अधिभार या फिर विशेष संयुक्त हवाई और डाक शुल्क प्रभार लागू होता है, ठीक है। जो यहाँ पे नाम दिए गए हैं, बाकी और बहुत सारे नाम हैं जो कि आपके पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 के 57 क्लॉज में आप देख सकते हैं। इन सारे को छोड़कर बात की गई है। अधिभार लगाने के उद्देश्य से वस्तुओं को मोटे तौर पर 2 समूहों में विभाजित किया गया है। समान तौर से कौन कौन से हैं? पत्र और कार्ड, ये तो आपका पहला ही हो जाएगा, पत्र और कार्ड जो है। और दूसरा जो है अन्य वस्तुएं, जैसे कि मुद्रित कागज, प्रिंटेड पेपर, समाचार पत्र या फिर छोटे पैकेट आंत सहित के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। यहाँ पास कई देशों के नाम दिए गए हैं, तो ये देशों के आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं। उसके लास्ट में दिया गया है कि हवाई डाक वस्तुओं की विभिन्न श्रेणी के लिए देश के इन समूहों में से प्रत्येक पर वही हवाई और संयुक्त प्रभार लागू होते हैं जो परिशिष्ट में दिए गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर पे दिया गया है एरोग्राम, हवाई पत्र से संबंधित कुछ चीज़ें हैं। हवाई पत्र केवल हवाई डाक द्वारा भेजे जा सकते हैं, ठीक है। एक विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और स्थल डाक सेवा में इनके अनुरूप कोई श्रेणी नहीं है, ठीक है। यहाँ पास कोष्टक में कुछ चीज़ें दी गई हैं कि जब ऐसे किसी कारण से स्थल डाक से भेजा जाता है तो इसे पत्र के तौर पर माना जाता है। एक हवाई पत्र कागज का एक पन्ना होता है जो एक उचित रूप से मुड़ा हुआ होता है और उस पर गोंद लगी होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है? जो एक कागज का एक पन्ना होता है जो उचित रूप से मोड़ा गया, फोल्ड किया होता है और उस पर गम लगा दिया जाता है, गोंद लगी होती है। मोड़े जाने पर हवाई पत्र का अधिकतम आकार, उसका जो मैक्सिमम साइज है एरोग्राम का, वो हो जाएगा 110 × 120 मिलीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। और उसी रूप में इसकी लंबाई लगभग मूल 1.4 इसकी चौड़ाई के बराबर या फिर चौड़ाई का वर्गमूल 2 गुना से गुणा करने पर जो भी आकार बने उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पास आपने देखा कि होता क्या है और उसके साइज का आकार क्या है। मुड़े हुए हवाई पत्र का अनुमेय न्यूनतम आकार उतना ही होता है जितना कि एक पत्र का, अर्थात 90 × 140 मिलीमीटर, ठीक है। पत्र का एक आकार होता है, तो न्यूनतम की बात की गई है हवाई पत्र में कितना हो सकता है। इसी के आगे किसी हवाई पत्र के, ठीक है, मोड़ने और गोंद लगाने का तरीका सरकारी हवाई पत्र जैसा होना चाहिए। हवाई पत्र एरोग्राम का वजन आपका 3 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इसका मैक्सिमम वजन बताया गया कि इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हवाई पत्र का मुख्य भाग पते, पूर्व अदायगी और विभागीय टिप्पणी या फिर लेबलों सहित सुरक्षित रहना चाहिए। इस पर हवाई पत्र अंकित होना चाहिए, उसमें एरोग्राम स्पष्ट रूप से लिखा रहना चाहिए। इस पर उद्गम देश की भाषा में इसका पर्यायवाची शब्द अंकित होना चाहिए। हवाई पत्र में वितरण की सूचना के फॉर्म जहां उपयुक्त हों के अलावा ना तो कोई पत्र रखने की अनुमति है और ना ही इसके साथ कोई वस्तु संलग्न की जानी चाहिए, ठीक है। चलिए इसके आगे कुछ चीज़ें और हैं।
हवाई पत्र की परिशिष्ट में दिए गए संयुक्त डाक टिकट और हवाई प्रभार लागू होते हैं। यदि कोई हवाई पत्र शर्तों के अनुरूप न हो तो उसे पत्र के तौर पर माना जाएगा। यदि इसका विस्तार पत्र के लिए निर्धारित विस्तार के समान हो तो इसका निपटारा पूर्व अदा किए गए प्रभार की रकम को देखते हुए किया जाएगा, जो आपने क्लॉज 60 पे देखा उसके हिसाब से। चलिए आगे हम देखते हैं हवाई डाक वस्तुओं की बनावट क्या होती है। ठीक है, मेकअप ऑफ एयर मेल आर्टिकल से संबंधित कुछ चीज़ें हैं। तो यहाँ पास स्थल डाक अनुरूप श्रेणी के लिए जो डाक शुल्क निर्धारित हैं उसके साथ साथ हवाई डाक वस्तुओं के भी मुख्य भाग की बाईं ओर या तो विशेष नीला लेबल लगा हो या उसी रंग में शब्द पार एवियन हवाई डाक द्वारा पार एवियन बाई एयरमेल की मोहर की छाप लगी हो, या यदि ज़रूरत हो तो ऐसे शब्द अक्षरों में हाथ से लिखे हों या फिर टाइप किए हुए हों। साथ ही उद्गम देश की भाषा में इसका एक अनुवाद भी हो तथा मानकीकृत लिफाफे की मदों के मामले में यह विशेष लेबल मोहर या फिर छाप या फिर संकेत इनके मुख्य भाग पर प्रेषक के पते के नीचे ऊपर बाईं किनारे पर अंकित किए जाएं। यह सलाह दी जाती है कि उपयुक्त लेबल जो कि किसी भी डाकघर में निःशुल्क उपलब्ध हो जाते हैं उन्हें प्रयोग किया जाए। ठीक है, 60 नंबर पे दिया गया है अदत्त शुल्क और अपर्याप्त दत्त शुल्क हवाई डाक पत्र अनपेड एंड इनसुफिशिएंट पेड एयरमेल करस्पॉन्डेंस। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट इस पे दिया है ए नंबर पे कि ऐसी अदत्त शुल्क और अपर्याप्त दत्त शुल्क हवाई डाक वस्तुएं जिनके बाहर तरफ प्रेषक का नाम और पता दिया हो। ठीक है, किधर पे, जिसके बाहरी तरफ प्रेषक का नाम और पता दिया हो या जिसके बारे में वस्तुओं को खोले बगैर आसानी से पता लगाया जा सकता हो। डाक टिकट की कमी दूर करने के लिए और दोबारा डाक में डालने के लिए प्रेषक को लौटा दी जाएगी। यदि वांछित डाक टिकट लगाने और वस्तु के साथ अपर्याप्त डाक शुल्क का नोटिस चिपकाने के बाद वह वस्तु डाक में दोबारा डाली जाए तो उन्हें हवाई डाक से भेजा जाएगा। तथापि कुछ डाकघरों में पोस्ट की गई वस्तुओं के संग में डाक तार विभाग स्वयं ही डाक टिकट की कमी दूर करने का नोटिस प्रेषक को जारी करने के साथ साथ वह डाक टिकट की कमी दूर कर देता है और वस्तुओं को गंतव्य स्थान के लिए भेज देता है। नोटिस में उल्लिखित डाक टिकट की कमी पूरा करने के लिए निकटतम डाकघर को डाक टिकट के साथ ऐसे नोटिस दे दिए जाएं। तो यहाँ पास देखा आपने इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें। इसी पे है अगला, यदि डाक वस्तुओं पर प्रेषक का नाम और पता ना दिया गया हो। ठीक है, अगर नहीं दिया गया है तो क्या किया जाएगा, या उनके बारे में आसानी से पता ना चल सके तो ऐसी वस्तुओं को निम्नलिखित ढंग से कार्रवाई की जाएगी। देखिए यहाँ पास कुछ रेट बताए गए हैं, तो यहाँ पे आपको उसको ध्यान में रखना है। जिसके बारे में पता ना लगाया जा सके या फिर उस वस्तु प्रेषक का नाम और पता ना दिया गया हो। यदि डाक शुल्क की अदायगी कुल अधिभार का कम से कम 75% की गई हो। ठीक है, जितना उसमें डाक खर्च देना है उसमें 75% की गई है, तब संयुक्त प्रभार का 50% पोस्ट कार्ड और हवाई पत्रों के मामले में जैसी भी स्थिति हो तो ऐसे पत्र कार्ड और हवाई पत्र डाक टिकट की कमी पूरा करने के बाद हवाई डाक से भेज दिए जाएंगे। ठीक है, मतलब 75% की गई है तो कमी को पूरा करने के बाद हवाई डाक से भेज दिया जाएगा। यदि डाक शुल्क की अदायगी यथास्थिति कुल अधिभार के 75% से कम की गई है। ठीक है, 75% तक की गई है तब भेज दिया जाएगा। अब यहाँ पे 75% से कम की गई हो या फिर संयुक्त प्रभार का 50% की गई राशि हो तो वस्तु स्थल मार्ग से भेजी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा कि 50 और 75 के बीच में है तो फिर स्थल मार्ग से भेजी जाएगी। यदि किसी हवाई डाक वस्तु के लिए पूर्व अदायगी की रकम समान श्रेणी पर लगने वाले स्थल डाक प्रभार से कम हो, हवाई पत्रों के पदों के तौर पर माना जाता हो तो उन पर स्थल डाक वस्तुओं पर लिया जाने वाला प्रभार वसूल किया जाएगा।
दूसरे पॉइंट में है यहाँ पास कि अन्य वस्तुओं के मामले में स्थित इस प्रकार से है कि पूर्व अदा की गई रकम कुल अधिभार का कम से कम 75% हो। ठीक है, तो उन वस्तुओं पर जितनी डाक टिकट कम लगी हो उतना टैक्स लेकर उन्हें भेज दिया जाएगा। यदि पूर्व अदा की गई रकम 75% से कम हो तो किंतु स्थल मार्ग से भेजने के लिए आवश्यक डाक प्रभार से अधिक हो तो वस्तु स्थल मार्ग से भेज दिया जाएगा। यदि पूर्व अदा किया गया डाक प्रभार अधिभार और स्थल डाक दरों के 75% से कम हो तो वस्तु को नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, प्राप्तकर्ता से लिए जाने वाले प्रभारों की गणना जो क्लॉज 28 में बताया गया है उसमें उल्लिखित डाक स्थल डाक से की जाने वाली वस्तुओं की तरह की जाएगी। ठीक है, और यहाँ पास जो है आपका 61 से 64 जो है तो ये डिलीट कर दिया गया है, मतलब इसे हटा दिया गया है। तो दोस्तों अब हमको देखना है रजिस्ट्री के बारे में, रजिस्ट्रेशन, जो कि यहाँ पे हम पढ़ेंगे 65 नंबर से 75 तक। इन सारे में ये पूरा क्लॉज ख़त्म हो जाएगा। पहला इस पे भी सभी में सामान्य जनरल इन्फॉर्मेशन कुछ दी जाती है, तो चलिए इसे भी हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या दिया गया है। तो यहाँ पास दिया गया है हवाई मार्ग द्वारा भेजी जाने वाली मदों सहित सभी पत्र डाक मदें, ठीक है, रजिस्ट्री मदों के तौर पर भेजी जा सकती हैं, रजिस्ट्री करके भेजा जाएगा। इसके अलावा जो खंड 43 में बताया गया है कि थोक थैला जो है आपका बल्क बैग सिस्टम जो, तो पूरा का पूरा रजिस्टर किया जा सकता है, पूरा का पूरा बैग ही। ठीक है, यदि वह उन देशों को भेजा जाना हो जो रजिस्ट्री वस्तुएं थोक डाक थैले में मंजूर करते हैं, तब कंडीशन पे बताया गया है। चलिए इसके आगे हम देखते हैं 66 में। तो यहाँ पास 66 में दिया गया है डाक शुल्क, पोस्टेज से संबंधित कुछ चीज़ें हैं। चलिए यहाँ पास जो भी इस पे लिखा गया उसके हिसाब से हम देख लेते हैं। रजिस्ट्रीकृत वस्तुओं पर डाक शुल्क के अलावा परिशिष्ट में उल्लिखित हर एक विशेष रजिस्ट्री शुल्क लगाया जाता है। रजिस्ट्री शुल्क मूल डाक शुल्क और हवाई डाक अधिभार अन्य प्रभार जैसे पावती, यहाँ पास पावती होगा, ठीक है जी, पावती शुल्क आदि पूर्ण रूप में पूर्ण अदायगी की जानी चाहिए। ठीक है, अदत्त शुल्क या फिर अपर्याप्त दत्त शुल्क वस्तुओं की रजिस्ट्री नहीं की जा सकती है। तो अदत्त शुल्क हो, अनपेड हो या फिर इनसुफिशेंट हो तो उस पर रजिस्ट्री नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पास थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, पावती होगा, यहाँ पास अपर्याप्त दत्त शुल्क होगा। ठीक है, चलिए आगे। रजिस्ट्री पैकेट की बनावट, ठीक है, मेकअप ऑफ रजिस्ट्री लेटर। तो यहाँ पास हमको देखना है रजिस्ट्रीकृत पैकेट पर शब्द रजिस्टर रिकमेंड पते की तरफ ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। पता साफ साफ स्याही से लिखा जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे पैकेट जिन पर पता पेंसिल से लिखा हुआ हो या फिर जिन पर पते में लिखा हो उनकी रजिस्ट्री नहीं की जा सकती है, किंतु पारदर्शी पट्टी वाले लिफाफे के अलावा अन्य डाक पैकेट पर कॉपिंग पेंसिल से पता लिखा जा सकता है। पैकेट की बनावट इस ढंग से होनी चाहिए कि पते की तरफ काफ़ी जगह छूट जाए ताकि डाकघर वस्तु के ऊपर विभागीय संकेत दे सके और लेबल लगा सके, या फिर यदि पते पर कोई लेबल इस्तेमाल किया गया हो तो वस्तु के साथ बांधे हुए पते के लेबल पर विभागीय संकेत दिए जा सकें। पंजीकृत वस्तुओं को बंद करने के लिए चिपकाने वाले फीतों पर प्रेषक का नाम और चिन्ह मोहर या फिर हस्ताक्षर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पास भी आप देख सकते हैं कि क्या लिखा गया है। इसके आगे हम यहाँ पे देखते हैं डाक में डालने का तरीका जो है, मैनर ऑफ पोस्टिंग से संबंधित रजिस्ट्री से भेजी जाने वाली डाक वस्तुएं डाकघर के काउंटर पर दे दिए जाएं। ठीक है, काउंटर पर दे दिया जाता है और वस्तु के लिए प्रेषक को एक रसीद दे दी जाएगी। जब कोई भी रजिस्ट्री करवाता तो आप देखे होंगे कि उसका जो डाकघर खिड़की होता है काउंटर, वहाँ पे देते हैं और वो लोग बुकिंग करने के बाद एक रसीद उसे पकड़ा देते हैं। जहाँ पंजीकृत मदें चिपकाने वाले फीतों से बांध दी जाती हैं तथा इसके ऊपर तारीख और मोहर लगाई जाएगी। अगला है यहाँ पास वितरण सूचना, एडवाइस ऑफ डिलीवरी। ठीक है, रजिस्ट्रीकृत या फिर पंजीकृत वस्तु का प्रेषक पंजीकृत वस्तु के लिए निर्धारित अतिरिक्त शुल्क अदा करके वितरण सूचना प्राप्त कर सकता है, जिसे हम कहते हैं एक्नॉलेजमेंट। ठीक है,
अंतर्देशीय डाक में पावती पत्र की तरह, और वितरण सूचना का फॉर्म रोमन अक्षरों में भरकर संलग्न कर सकता है। ऐसे मामले में प्रेषक के नाम और पते पर हवाला रोमन में डाक वस्तु पर देना अनिवार्य है। और इसके आगे वितरण सूचना जैसे एडवाइस ऑफ डिलीवरी का संकेत या फिर AR मोहर छाप पते की तरफ रजिस्ट्री शब्द के आगे या उसके नीचे बड़े अक्षरों में लिख दिया जाए। किंतु लिफाफों में मानकीकृत डाक वस्तुओं के मामले में ABCD रिसेप्शन का संकेत या फिर AR की मोहर छाप प्रेषक के पते के नीचे बाएं कोने में सबसे ऊपर लगा दी जाए। वितरण सूचना सेवा के लिए अदा किए जाने वाले शुल्क का उल्लेख परिशिष्ट में कर दिया गया है। वितरण सूचना वाली वस्तु पर डाकभार की गणना करने में जहां आवश्यक हो हवा या दीवार की गणना भी की जाएगी। और वितरण सूचना फॉर्म वजन की गणना करते समय ध्यान में रखा जाए कि डाक वस्तु पर अन्य प्रभारों के साथ वितरण सूचना प्रभार भी दिखाया जाएगा। 70 नंबर पे दिया गया है कि इसका वितरण कैसे होगा। डिलीवरी रजिस्ट्रीकृत वस्तु का वितरण और गंतव्य कार्यालय में वितरण सूचना का फॉर्म पूरा किया जाने का सही तरीका गंतव्य देश के आंतरिक विनियमों पर निर्भर करता है। आवक विदेश रजिस्ट्रीकृत वस्तुओं का वितरण देय प्रभारों की वसूली के बाद यदि कोई हो, जैसे सीमा शुल्क, यहाँ पास सीमा शुल्क, निकासी शुल्क और अन्य कोई डाक प्रभार अंतर्देशीय रजिस्ट्री वस्तुओं की तरह किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाकघर की जिम्मेदारी, लायबिलिटी ऑफ द पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पास इसके बारे में कुछ चीज़ें दी गई हैं। डाकघर रजिस्ट्रीकृत वस्तुओं की हानि के लिए ही जिम्मेदार है। विश्व डाक संघ की स्थापना फैक्स के अनुसार डाकघर प्रत्येक रजिस्ट्री वस्तु के लिए 220 गोल्ड फ्रैंक्स रुपए की सीमा तक की रजिस्ट्रीकृत पत्र डाक वस्तुओं की हानि और प्रत्येक रजिस्ट्री पत्र डाक वस्तु की हानि और प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत थोक थैला थैलेसीमिया के संबंध में 1110 300 गोल्ड फ्रैंक्स, ठीक है, तक जिम्मेदार स्वीकार करता है। रजिस्ट्रीकृत वस्तु या फिर रजिस्ट्रीकृत थोक डाक थैले में रजिस्ट्री वस्तुओं की हानि या फिर क्षति पहुंचाने पर कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी। इसी पे आगे दिया गया है, जब किसी वस्तु को ऐसी वस्तुओं के लिए निर्धारित शर्तों के अनुसार गंतव्य देश में वितरण कर दिया गया हो, जब एक अंतर्देशीय डाक पहचान कार्ड जहां लागू हो प्रस्तुत करने पर वितरण कर दिया गया हो, तो डाकघर की जिम्मेदारी हो जाती है। निम्नलिखित मामले में रजिस्ट्रीकृत वस्तुओं की हानि के लिए डाकघर जिम्मेदार नहीं होता है। ये कौन कौन सी कंडीशन है यहाँ पास लिखा गया है। उन परिस्थिति में जिन पर नियंत्रण ना हो सकता हो, ठीक है, जैसे कि जिस देश के क्षेत्र में वह हानि हुई हो, उस देश को अपने कानून के अनुसार यह निर्णय करने का अधिकार है कि क्या वह हानि ऐसी परिस्थिति में हुई है जिन पर नियंत्रण हो सकता था या फिर नहीं। अगला है यहाँ पास, अपरिहार्य परिस्थिति में रिकॉर्डों के नष्ट हो जाने के कारण जब वस्तु के निपटारे का पता न लग सकता हो, बशर्ते कि अन्य स्रोत की जिम्मेदारी सिद्ध न हो गई हो, ठीक है। यदि मद में कोई ऐसी वस्तु रखी हो जिसका प्रेषण अंतर्देशीय या फिर अंतर्देशीय डाक द्वारा सेक्शन के अनुसार निषिद्ध हो, उस मद को उसकी अंतर वस्तु के कारण सक्षम अधिकारी द्वारा जब्त कर लिया गया हो या फिर नष्ट कर दिया गया हो, या फिर इसी के आगे है, अब प्रेषक ने 1 वर्ष के भीतर कोई पूछताछ ना की हो। और यहाँ पास एक पॉइंट और है ई नंबर पे, ठीक है, गंतव्य देश के कानून के अधीन जब्त वस्तुओं के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं ली जाती। डाकघर सीमा शुल्क घोषणा या सीमा शुल्क विभाग या फिर अन्य सक्षम अधिकारी निर्णय के लिए जिम्मेदार नहीं लेता है। अगला यहाँ पर दिया गया है क्षतिपूर्ति की अदायगी। यहाँ पास दिया गया है, अब क्षतिपूर्ति की अदायगी प्रेषक को की जाती है, ठीक है, तथापि वह उसे प्राप्तकर्ता के लिए छोड़ सकता है। ऐसे मामले में क्षतिपूर्ति की अदायगी प्राप्तकर्ता को की जाएगी और यह रकम रुपए के विनिमय मूल्य के अनुसार परिवर्तनीय है, एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है।
अगला है यहाँ पे खोई हुई रजिस्ट्रीकृत वस्तुओं का बाद में मिलना। जो वस्तुएं खो जाती हैं अगर वो बाद में मिले तो क्या होगा। यदि क्षतिपूर्ति की अदायगी के बाद रजिस्ट्रीकृत वस्तु आंशिक रूप से या फिर पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए तो उस वस्तु की प्रेषक या फिर प्राप्तकर्ता जिसने क्षतिपूर्ति ली हो इच्छा पर होगा कि वह क्षतिपूर्ति की रकम वापस करके उस वस्तु का वितरण ले ले। ठीक है, यदि वह कोई वस्तु बाद में मिल जाती है जो खो गई थी तो जो क्षतिपूर्ति रकम ले लेता है वो डाकघर में जमा करेगा और उसके बाद उसका वितरण ले लेगा। यदि संबंधित व्यक्ति 3 महीने के भीतर अपना विकल्प न दे सके तो अन्य संबंधित पार्टी, ठीक है, प्राप्तकर्ता या फिर प्रेषक से उसी प्रकार का विकल्प देने के लिए कहा जाएगा। यदि उसने अपना विकल्प न दिया हो तो वस्तु डाकघर की संपत्ति हो जाएगी। जो 74 है ये निकाल दिया गया है। और अगला आपका 75 पे दिया है कि जिन मामले में बीमा करना अनिवार्य है उसके लिए खंड 78 देखना है। हमें बीमा के बारे में पढ़ेंगे इसके आगे जस्ट ही, तो वहाँ पे बताया जाएगा कि किसमें कैसा बीमा करना है। तो आज के लिए इतना ही क्लॉज था और इसके आगे अब हम चलेंगे 76 में, लेकिन ये वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, उसका दूसरा खंड बनाकर उसे प्ले करेंगे जस्ट आज ही। अभी के लिए इतना ही। अभी तक आप हमारे साथ जुड़े थे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको ठीक से समझ में आ गई होगी और हम विदा लेते हैं आपसे। बाय।